पढ़ते हैं वो 30 कर लेंगे। अब आपको 40 से 45 खींचना है तो आपको गहराई से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो समझ लीजिए हम पीछे जा रहे हैं, पढ़ाई बेकार। जीएस एक ऐसी चीज है, आप 6 महीने पढ़ो और 6 दिन ना पढ़ो तो 6 महीने का गायब होता है। इसलिए प्रत्येक दिन पढ़ो और लगातार पढ़ो। पहले ये बात होगी कि बाबरनामा का फारसी भाषा में 4 बार अनुवाद किया गया। यहाँ तक कल मैंने पिछली बार शायद मंगलवार पढ़ाया था ना, हाँ तब पढ़ाया था। बाबरनामा का फारसी भाषा में 4 बार अनुवाद किया गया। पहली बार नाम सुना होगा पाइंदा खां, पाइंदा खां। इन्होंने बाबरनामा, पहली बाबरनामा लिखी थी किस भाषा में? तुर्की भाषा। और इन्होंने किया किसमें? फारसी भाषा। ठीक। और दूसरे हैं जौना खां। ये जौना खां कौन है, किसका नाम है? दिल्ली सल्तनत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? दिल्ली सल्तनत पढ़ी है। उस समय जौना खां कौन था? दिल्ली सल्तनत यहाँ पता नहीं बताना, ये तो फिर पीछे थोड़ा ना कर जाएंगे। ये जौना खां तब कौन था जिसे हम जूना खां कहा करते हैं, उसका नाम भी जौना खां था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं पढ़ाया क्या? पढ़ा नहीं? पढ़ा है। तो उसका बचपन का नाम? मोटी मोटी बातें छोड़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो, पाइंदा खां, ये जौना खां दूसरे हैं। पाइंदा खां के बारे में इन्होंने भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था और ये किया है दोनों लोगों ने हुमायूं के समय। हुमायूं के समय इन दोनों लोगों ने तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। फिर रहीम खाने खाना, रहीम ए खान ए खाना, ये इन्होंने, ये बताइए अकबर के नवरत्न थे क्या? अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? तो ये डाल दीजिए, अकबर के समय में इन्होंने भी क्या किया था? बाबरनामा का तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया। तीसरी बात, मीर अबू तलीब तुर्बाती, मीर अबू तलीब तुर्बाती, तुर्बाती शब्द लिखा है। इन्होंने किसके समय में किया था? इन्होंने शाहजहां के समय में, शाहजहां के समय में। ठीक, इन्होंने शाहजहां के समय में तुर्की भाषा से फारसी भाषा, और 3 बार इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। 3 बार अंग्रेजी भाषा में। ठीक, 3 बार अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। नंबर 1 1905, 1905 में किया है एएस बेवरेज। 1905 में एएस बेवरेज, ये महिला है श्रीमती एएस बेवरेज। ठीक, एएस बेवरेज ने किया था। और इन्होंने, एएस बेवरेज ने जो किया है तुर्की से अंग्रेजी में किया, तुर्की से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। ठीक, एएस बेवरेज ने तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया। दूसरा लिडन और एरिस्टल, लिडन तथा एरिस्टल, लिडन तथा एरिस्टल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में,
फारसी भाषा से अंग्रेजी, ठीक, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और तीसरे नंबर पर एक और लोगों ने किया है, किंग एक नाम आता है, उनका नाम ही किंग है, इन्होंने फारसी से भी अंग्रेजी में किया है, किंग, फारसी से अंग्रेजी, ठीक, इन्होंने भी फारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। इस तरीके से अगर देखा जाए बाबरनामा का अनुवाद 4 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ पर, 7 बार अंग्रेजी का इसका अनुवाद किया गया। इसका मतलब पुस्तक कैसी है, क्या अच्छी पुस्तक का है अनुवाद किया जाता है कि चाहे जिसकी अनुवाद कर लिया अच्छी। तो बाबरनामा में जो भारत से संबंधित वर्णन है उसका उल्लेख किया गया, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, किसी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये देखो उनके मुगल काल में अनुवाद किया गया, ये 4 भाषाओं में किया गया, वो अंग्रेजों के समय में 3 बार किया गया, ठीक। अगर देखा जाए बाबर को ही मोबाइल पद्य शैली का जनक माना जाता है। कोई हमें ये बताओ मोबाइल पद्य शैली क्या होती है? मोबाइल पद्य शैली, अच्छा ये समझते हो, कुरान समझते हो? कुरान में जो कानून बने होते हैं उनमें जो शैलियां दी है, उनके प्रकार दिए, उनके बारे में किया गया। नीचे देखो, बाबर ने मुबाय्यान पद्य शैली, मुबाय्यान पद्य शैली का जनक माना जाता है। मुबाय्यान पद्य शैली का जनक माना जाता है। बाबर ने ही एक प्रथा चलाई थी जिसका नाम है वजहदारी प्रथा। ये जानते हो वजहदारी प्रथा क्या है? जब सैनिकों को वेतन नहीं दे पाते थे, अब वेतन के बदले में उन्हें क्या कर देते थे, भूमि प्रदान किया करते थे। अब भूमि जो होती है वो जागीर कही जाती थी, तो इसमें डालो वजहदारी प्रथा, डैश करके लिखना। बाबर ने वेतन के बदले भूमि, अब ब्रैकेट में लिख लेना जागीर, भूमि का मतलब जागीर। बाबर ने वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ किया। गज्जे बाबरी का नाम सुना है? वो किस लिए बनाया गया था? हाँ, किसने बनाया था? वो अलग है, ये अलग है। हमारा नीचे डालो, बाबर ने माप हेतु गज्जे बाबरी प्रचलित की। अच्छा, बाबर एक चीज का बहुत शौकीन, बाग लगाने। वो बाग लगाने का बहुत शौकीन है और उसने सबसे ज्यादा ज्यामितीय विधि से बाग लगाया। क्या गज्जे बाबरी? अच्छा लिखो नीचे, बाबर ने माप हेतु गज्जे बाबरी प्रचलित की। भूमि माप हेतु प्रचलित किया था, ठीक है, पैमाना था गज्जे बाबरी। जैसे अपने यहाँ लट्ठा चलता है, अभी भी लोग गांव में लोग प्रयोग करते हैं, जरीब की जगह पर लट्ठा। जरीब होती है वो 20 मीटर की होती है और जो लट्ठा होता है वो 99 इंच का होता है। और 99 इंच का जो गट्ठा होता है वो चारों तरफ से डाल दो तो 1 विस्वा होता है और 1 विस्वा में 20 विस्वांशी होती है, ठीक। ऐसे निकालना जानते होंगे, खेत को पढ़ी होगी, खेतों का क्षेत्रफल। चलो बाद में कभी बताएंगे। बाबर ने नीचे डालो, बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था। बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था। उसने ज्यामितीय विधि पर बाग लगाया। उसने क्या किया? ज्यामितीय विधि से बाग लगाया।
और अपने जीवन में केवल उसके देखे जाए तो 2 बागों का उसने सबसे ज्यादा निर्माण किया और ज्यामितीय विधि से निर्माण किया। ये सूख नहीं पा रहा है, इसलिए मिट भी नहीं पा रहा है। उसने 4 भाग लगाए थे। नंबर 1 पहले 4 भाग पद्धति, 4 भाग पद्धति, ठीक। 4 भाग पद्धति के आधार पर उसने 2 भागों का निर्माण कराया था। 2 भागों का निर्माण, जानते हो ये जो निर्माण कराया है 2 भाग, और उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। नंबर 1 एक आराम बाग है। आराम बाग ये कहाँ है? आगरा में, इंडिया में। आराम बाग को वर्तमान नाम इसका है रामबाग। इसका वर्तमान समय में रामबाग कहा जाता है और ये पड़ता है आगरा में, ठीक। आराम बाग है, इसका वर्तमान नाम है रामबाग, इसे आगरा में है। और दूसरा है ये दफनाया कहाँ गया दूसरी बार? कहाँ? नहीं, दूसरी बार ले जाकर के काबुल में, वहीं पर है नूरे अफगान। नूरे अफगान, नूरे अफगान है बाग, उसका नाम बाग ए बाबर। इसका नाम ही है बाग ए बाबर, वर्तमान नाम है बाग ए बाबर, ठीक। वर्तमान नाम है बाग ए बाबर। यहाँ पर ये पड़ता है काबुल में। कहाँ पड़ता है? काबुल में है। और यहीं पर इसी बाग में बाबर का मकबरा, वर्तमान समय में अगर बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा यहीं पर, बाबर का मकबरा यहीं पर है नूरे अफगान बाग, ठीक। ध्यान रखना, बाबर ने मस्जिदों का भी निर्माण कराया अपने समय में। बाबर देखो सबसे ज्यादा 3 मस्जिदें उसकी मशहूर हैं। एक पानीपत हरियाणा का नाम सुना है, वहां पर काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी इब्राहिम लोदी के जब हराया था, इब्राहिम लोदी के विजय के उपलक्ष्य में उसने बनाई थी सबसे पहली मस्जिद पानीपत हरियाणा में, काबुली बाग मस्जिद कही जाती है। दूसरी मस्जिद उसने बनाई थी अयोध्या का नाम सुना? हाँ, अयोध्या में 1527 में अयोध्या यूपी जो रामकुट पहाड़ी पर, जो जहां पर क्या कहा जाता है, जो झगड़ा अभी तक बना रहा था, बताया गया कौन सा? राम जन्मभूमि, वहीं पर जो उसका निर्णय आया, हाँ, ठीक। अयोध्या में रामकुट पहाड़ी है, वहां पर मीरबाकी को आदेश दिया था कि वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करिए, वहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। तीसरी एक रोहेलखंड में बनाई थी जो संभव मस्जिद कही जाती है, ये यूपी में के रोहेलखंड क्षेत्र में जो पड़ती है वहां पर पड़ती है, वहां पर बनाई गई थी। और ये जो संभल में तीसरी मस्जिद बनाई गई। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत में बाबर की मस्जिदें बहुत कम, बस 3 मस्जिदें उसकी सबसे ज्यादा चर्चित है। नीचे डालो बाबर द्वारा निर्मित मस्जिदें। बाबर द्वारा निर्मित, बाबर द्वारा निर्मित मस्जिदें। नंबर 1 पानीपत ब्रैकेट में हरियाणा, पानीपत हरियाणा, हाँ पानीपत हरियाणा पड़ता है नहीं। यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चित था इब्राहिम लोदी के विजय के उपलक्ष्य में, इब्राहिम
लोदी की विजय, इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की थी, उसी समय इब्राहिम लोदी पर विजय के उपलक्ष्य में पर विजय के उपलक्ष्य। नंबर 2 दूसरी डालो, दूसरी है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद है ये कहाँ 1527 कहाँ पड़ेगी? अयोध्या, अयोध्या यूपी, अयोध्या यूपी, ठीक, रामपुर पहाड़ी। अच्छा, ये कोई बताओ जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाएगी इसकी पहाड़ी कितने लोगों ने कहा? पहाड़ी, हाँ, किस पहाड़ी पर है? लिखा तो है रामपुर पहाड़ी सामने, ध्यान में दूसरी जगह है ना, रामपुर पहाड़ी पर। नीचे डालो अपने सेनापति, अपने सेनापति कौन है? मीर बाकी, मीर बख्शी, कई नाम इसके आते हैं, सीधा मीर बाकी के को आदेश देकर, मीर बाकी को आदेश देकर इस मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक, इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। ये बहुत समस्या है, ऐसे हर बार में कहाँ भूल जाओ सर, उस साइड में लिखी है जहाँ मुझे सामान दिखाना है, जब रहेगा तो वही हालात तो वही है, चाहे इधर मिटाना पड़े चाहे उधर मिटाना पड़े, बात तो वही है। समझ नहीं पाओगे, अरे नहीं, फिर डालिए हुमायूं। पहले तो घोड़ा हुमायूं, हुमायूं की बात सुनो। हुमायूं अगर देखा जाए, हाँ, बाबर की बता तीसरी मस्जिद नहीं बताई, तीसरी मस्जिद भी देखो, संभल मस्जिद। नंबर 3 संभल मस्जिद कहाँ पड़ेगी? यूपी, रुहेलखंड, रुहेलखंड, ठीक। तीसरी मस्जिद है संभल मस्जिद, यूपी में रुहेलखंड के क्षेत्र में। हुमायूं की बात अगर बताई जाए आपको, हुमायूं का प्रारंभिक जीवन अगर देखा जाए तो 1530 से लेकर 1556 तक इसका टोटल शासन था, और उसी में क्या है 1540 से 55 तक इसका निर्वासन काल। पर हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक शासन रहा। हमारी बात समझना, अभी आपको पूरी बात बता रहे हैं। बाबर के 4 पुत्र थे, अब 4 में थे 3 पुत्रियां। हुमायूं किसी और पत्नी का है। 4 पुत्र कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदा। हुमायूं अलग है और कामरान, अस्करी एक माँ के हैं और हिंदा अलग माँ। सबसे ज्यादा जो बेटा इनके भाई जो है, कहने के लिए भाई हैं लेकिन दुश्मनी से भी बड़ा दुश्मनी निकाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा हुमायूं सबसे ज्यादा लगाव और प्यार करता था वो कामरान, और कामरान सबसे ज्यादा नालायक था इसके लिए, बहुत ज्यादा। हर जगह इसने छोड़ा है। अगर डिटेल में बताएं, केवल इनकी कहानी ही बताते रह जाएंगे हम आपको। इतने जगह छोड़ा है हुमायूं ने, लेकिन माना नहीं है। जब लास्ट में अंततः क्या हुआ, जब उस बाद में तो अकबर का अपहरण करके इसने किले पे बैठा दिया ताकि हुमायूं आकर के कहीं तोप का गोला न छोड़े।
फिर भी उसने क्या किया, किसी तरीके से अकबर को बचाया। और बचाने के बाद फिर कामरान को पकड़ करके और फिर बच्चे समझ लीजिए कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, आंखें खाली छोड़ी, केवल आंखें छोड़ती थी, बाकी सब छोड़ दिया था ऐसे। ठीक, पहले तो हुमायूं का जो शासनकाल भारत में 1530 से 1556, ठीक 1530 से 1556 में इसका शासनकाल है। और जो निर्वासन काल है 1540 से लेकर के 1555, ये इसका निर्वासन काल, ये बीच में हटाया जाएगा इसके लिए, ठीक, इसके आधार पर इसको हटाया जाएगा। यहाँ पर शेरशाह सूरी, जिसे खलील का कहते हैं शेरशाह। बाबर के पिता का नाम नहीं, हुमायूं के पिता का नाम बताओ। बाबर, पिता क्या डालिए, बाबर, हाँ उल्टा हो रहा है, पिता बाबर, माता क्या है, माहम सुल्ताना शब्द लिख दे कि माहम अनगा शब्द लिख दे कि माहम बेगम लिख दे, माहम बेगम लिख दे। और तीनों नाम मिले आपको, गलती में न रहना, ठीक। माहम सुल्ताना शब्द मिलेगा, माहम अनगा शब्द मिल जाएगा, लेकिन वो बाद में दोबारा रिपीट हो जाता है। आपको ज्यादातर माहम बेगम और सुल्ताना दो नाम मिलेंगे। सुल्ताना जो खुरासान के सिया सरदार दिए, खुरासान के सिया सरदार की पुत्री, ठीक, खुरासान के सिया सरदार थे, उनकी पुत्री थी। वास्तविक नाम हुमायूं का क्या था, वास्तविक नाम किसी ने पढ़ा तो बताओ, वास्तविक नाम हुमायूं का। क्या लिखा, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनका पूरा नाम। जो पानीपत और खानवा युद्ध के बाद अगर देखा जाए, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा। जब बाबर ने देखा कि हमारा जो बड़ा पुत्र हुमायूं है वो लड़ाई झगड़ा करने में, मतलब लड़ने में, अगर देखा जाए आज के दिन, अगर देखा, हुमायूं बुद्धिमान बहुत था, पढ़ा लिखा बहुत अच्छा था, 4-5 भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी, फारसी, इन सभी विद्वता उसमें थी। आज के दिन अगर देखा जाए, हुमायूं का मतलब होता है सौभाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ अगर देखा जाए तो होता है सौभाग्यशाली, लेकिन लेनपुल कहता है कि उसके जीवन में वो नाम जरूर सौभाग्यशाली, लेकिन रहा दुर्भाग्यशाली। जैसे क्या कहा जाता है, भूमि जिसके पास ज्यादा होती है उसका नाम के आधार पर कोई बुलाओ नाम, जिसमें बड़ी बात कही जाए। जैसे किसी का नाम लो, जमींदार या कुछ और नाम, हाँ नाम लखपति हो, नाम किसी का लखपति हो और पैसा उसके पास ना हो या भीख मांग रहा हो, ठीक नहीं, वो बात छोड़ो, ये सिंपल बात, नाम लखपति और पैसा एक भी नहीं। ऐसे हुमायूं का अर्थ है सौभाग्यशाली, लेकिन जीवन में उसके सदैव दुर्भाग्य ही उसका है, और ऐसा दुर्भाग्य कि कभी भी उसे पीछा ही नहीं छोड़ा। और दुर्भाग्य सबसे ज्यादा विद्वान आज के दिन अगर वो जीता अगर होता तो शायद आईएएस अधिकारी हर हालत में बन जाता, इतना विद्वान था। लेकिन कोई बात, उसका समय साथ नहीं दे रहा। अपने भाइयों को उसने जो राज्य का बंटवारा किया था वो सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, लेकिन उसके पिता के आदेश के अनुसार उसने अपने राज्य का बंटवारा कर दिया था। अब कामरान को भी ज्यादा भी दे दिया, पंजाब का क्षेत्र भी दे दिया था, लेकिन इसने का दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा था। पानीपत का युद्ध और खानवा के युद्ध के बाद अगर देखा जाए, बाबर ने क्या किया, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि यही पुत्र हमारा उत्तराधिकारी होगा, बाकी पुत्र हमारे राज शासन व्यवस्था को संभालने लायक नहीं है। इसलिए उन किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, केवल हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके नीचे लिखो, पानीपत तथा पानीपत व खानवा युद्ध के बाद, पानीपत व खानवा युद्ध के बाद हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी
घोषित किया। हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित किया। भाई कितने थे? 3 भाई। 3 कामरान, अस्करी, हिंदा। कामरान, अस्करी, इसको लेके 4 हो जाएंगे। हिंदा। हाँ, इसको लेकर हो गए 4। ठीक, जो अस्करी है, अब कामरान और अस्करी, इनकी माता, इनकी जो माता है वो कौन है? इनकी माता गुलरुख बेगम। गुलरुखी बेगम किसे कहते हो? गुलरुख बेगम। ठीक, अब बाबर ने 3 विवाह किए। ठीक, 3 विवाह किए थे। हिंदाल की माता दिलदार बेगम। ठीक, जो हिंदाल की माता है उनका नाम है दिलदार बेगम। इनका एक चचेरा भाई है, चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा। ठीक, इनका एक चचेरा भाई भी है, सुलेमान मिर्जा। अगर देखा जाए तो इनके शासन काल में इनकी जो बहन है, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, जो गुलबदन बेगम थी, वो हुमायूं को बार बार टोका करती थी कि वो हुमायूं के प्रति ही समर्पित रहती थी और कहती थी अपने भाइयों को हिस्सा ना दो, ये हर बार तुमको दगा देंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, एक बार की बात बता दे, बाबर का एक मंत्री है निजामुद्दीन अली खलीफा। निजामुद्दीन अली खलीफा वहां से बात आती है, वो मंत्री के रूप में यहाँ था बाबर के साथ। और जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद उसने सोचा कि ऐसा लग रहा कि हुमायूं राज शासन योग्य करने योग्य नहीं है। तो गुलबदन बेगम के पति हैं, उनका नाम है मेहदी हसन। गुलबदन बेगम के पति हैं, उनका नाम है मेहदी हसन। मेहदी हसन और निजामुद्दीन अली खलीफा ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के माध्यम से कहा कि अब बाबर की मृत्यु हो गई, ऐसा करिए कि हुमायूं को साइड में हटा करके राज शासन व्यवस्था आप बनाइए। तो ये बात दोनों ने षड्यंत्र रचा और रचने के बाद जैसे ये बात पता चली, देखो घर में बात होती तो बीबी की तो पता लगी जाती है। गुलबदन बेगम को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही मेहदी हसन को डांटा, कहा कि आपने मेरे भाई के प्रति ही ऐसा सोच लिया, आप उसकी राज शासन व्यवस्था को हटना चाहते हो। ऐसा कैसे, जब घर में कहा नहीं जाता है, घर में जब वो गृह मंत्रालय जब पावर दिखाता है तो अच्छे पीछे हट जाते हैं। तो वही हालत हुई, मेहदी हसन पीछे हट गए। तुरंत उस षड्यंत्र का खुलासा हो गया और खुलासा होने के बाद क्या हुआ, 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं शासक बना, अपना राज्याभिषेक करवा दिया। ठीक, नीचे देखो, चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा, नोट करके डालो। बाबर का मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा, एक चीज गलत हो रही, बाबर के बहनोई थे मेहदी ख्वाजा, इनके तो दूर क्यों जाए, सुखा अली खलीफा, बाबर के बहनोई मेहदी हसन को बादशाह बनाना चाहता था। षड्यंत्र रचा। बाबर का मंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा, बाबर के बहनोई मेहदी हसन को बादशाह बनाना चाहता था। डैश करके षड्यंत्र रचा असफल, 60 पद में दिखा दिया थी, असफल रहा। असफल। देखो, हुमायूं के जीवन पर्यंत की बात अगर की जाए तो हुमायूं के जीवन को अगर क्या करें हम 3 भागों में बांट कर बात करते हैं। अब 3 भागों में बांट कर बात करेंगे तभी कुछ समझ पाओगे, क्योंकि उसके जीवन काल में परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
उसके नीचे डालो। हुमायूं के संपूर्ण जीवन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हुमायूं के संपूर्ण जीवन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, पहले है उसके जन्म से लेकर 1508 से लेकर के कब तक जाए, 1540, यहां तक उसका प्रथम शासनकाल होगा। प्रारंभिक जीवन शेरशाह सूरी से संघर्ष, प्रारंभिक जीवन तथा शेरशाह सूरी से संघर्ष, ये प्रथम जब उसका जन्म हुआ था, जब जन्म से लेकर के शेरशाह सूरी के संघर्ष तक की बात कही जाती है, यहां तक 1508 से 1540 तक की समय की बात। दूसरे नंबर पर अगर बात करें 1540 से 1555, ये काल क्या कहा जाता है, अभी तो पीछे होता है निर्वासन काल। ये निर्वासन काल, इसका निर्वासन काल, और इसमें अकबर का जन्म हुआ। अब तीसरा शासनकाल इसका कब से कब तक लिखे, 1555 से 1556। ये काल किसके लिए कहा जाएगा, भारत में पुनः साम्राज्य की स्थापना, ठीक, साम्राज्य की पुनः स्थापना, साम्राज्य की पुनः स्थापना। और प्लस और क्या लिखा दे, मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात आती है, वो इन्हीं 3 भागों में बांट करके तब पढ़ो तो ज्यादा बेहतर। एक में पढ़ोगे तो अलग अलग दिक्कत आ जाती है। शेरशाह सूरी से बात जो संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, शेरशाह सूरी के संघर्ष के लिए बाबर ने हुमायूं को एक बार पहले ही जिताया था। जब मैं चंदेरी का पढ़ा रहा था उस समय मैंने शेरशाह फरीद खां के नाम से आपका उल्लेख भी किया होगा, वहां पे चाहे तो पलट के देख लो। शेरशाह सूरी के बारे में बताया था, जो फरीद खां उसका नाम होता है, जो शेरशाह है ये अफगान है और इसे चालाक अफगान लोमड़ी की संज्ञा दी थी बाबर ने। नीचे इसे डालो, बाबर ने शेरशाह सूरी, बाबर ने शेरशाह सूरी को चालाक अफगान लोमड़ी कहा, चालाक अफगान लोमड़ी। हालांकि लोमड़ी कहना उचित नहीं, लोमड़ा कहे इसे ज्यादा है, चालाक। ठीक, जब बाबर की मृत्यु हुई थी, कहा जाता है पुराने समय में कई एक दंत कथाएं भी चलने लगी। एक तो दंत कथा ये है कि जब हुमायूं एक बार बीमार पड़ा था, जब बीमार पड़ा हुआ था तब देख रहे थे कि हुमायूं की जीवन काल बचने वाला नहीं है, तो उसने क्या किया, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ठीक करने के लिए क्या किया कि जब एक लोटे में जल भर लिया और जल से भर करके उसने उसकी चारपाई के तरफ चारों तरफ क्या किया, परिक्रमा कर रहा है, 7 परिक्रमा किए। परिक्रमा करते समय उसने कहा था कि हे अल्लाह, हे खुदा, हमारे पुत्र को ठीक कर दो और वो सारी बीमारियां हमारे ऊपर चढ़ा दो या हमें दे दो। और धीरे धीरे ऐसा कुछ समय आया कि वो जल उसने पी लिया। पीने के बाद हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा और बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगा और इस प्रकार बाबर की मृत्यु हो गई, हुमायूं ठीक हो गए। ऐसा कहा जाता है दंत कथा। थोड़ी किताबों में और बातें पढ़ी होंगी आपने कि एक बार बाबर ने हुमायूं को लकड़ी के गट्ठे दिए। कथाएं बहुत सी प्रचलित है, ये बाबर के बारे में शुरुआत हुई थी। तब 4 लकड़ियों का गट्ठा दिया, 4-6 लकड़ियों का, तो उनसे कहा तोड़ दो, तो उन्होंने कहा नहीं टूट रहा, तो एक दी तो तोड़ दी। कहा कि आप सब लोग मिल बांट करके अपना हिस्सा चलाइए, लेकिन एक बना के रहिए। बाबर ने ही आदेश हुमायूं को दिया था उत्तराधिकारी बनाने के बाद कि अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार बाबर ने हुमायूं ने साम्राज्य का विभाजन भी किया।
जबकि ये विभाजन करना ही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है और पहला ऐसा शासक है जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। नीचे डालो। बाबर के आदेशानुसार हुमायूं ने हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में निम्न प्रकार से किया। पहले तो क्या किया? नंबर 1 कौन है? कामरान। कामरान को क्या क्या दिया? कामरान, काबुल और कंधार। काबुल, कंधार। काबुल मतलब के तीनों के। कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। फिर अस्करी समल्जा, अस्करी समल्जा मतलब संभल का क्षेत्र अस्करी को दिया। संभल का क्षेत्र अस्करी को दिया। फिर हिंदाल को क्या दिया? मेवात और अलवर। हिंदाल, मेवात और मेवात में अलवर वाला क्षेत्र। ठीक। और साथ में अपने भाई है, चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा। नंबर 4 सुलेमान मिर्जा। इनको भी क्षेत्र दिया। कहाँ का? बदस्तान। जो बदस्तान अफगान का क्षेत्र पड़ता है वहां का। क्या? मेवात, अलवर। ठीक। इन्हें बदस्तान। जो कामरान का काबुल और कंधार क्षेत्र दिया, लेकिन कामरान इस विभाजन से क्या हुआ? खुश नहीं था। ठीक। कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था। कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था। ठीक। कामरान इस विभाजन से खुश नहीं था, अतः उसने पंजाब पर आक्रमण उसने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण कर अधिकार। देखो, जब कामरान इससे परेशान था, कामरान कहने लगा मैं इतना क्षेत्र थोड़ा नहीं लूंगा, तो उसने क्या किया? पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण करने के दौरान हुमायूं को बात पता चली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पंजाब पूरा उसको दे दिया। कामरान को पंजाब भी दे दिया, आगे का क्षेत्र सिंध पड़ता वो भी उन्हें दे दिया। लगभग अगर देखा जाए तो जब ये क्षेत्र कब कामरान के साइड में पहुंच गए तो क्या हुआ कि जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहां से इसका संपर्क टूट गया था हुमायूं का। इधर हुमायूं का यह साम्राज्य विभाजन, हुमायूं का यह साम्राज्य विभाजन क्या अच्छी बात है? साम्राज्य विभाजन उसकी महान भूल मानी जाती है। उसकी महान भूल मानी जाती है। और ये किसने कहा था? लेनपुल ने कहा। लेनपुल इतिहासकार है, उन्होंने ये बात अच्छा, एक बात याद आ गई। ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके बारे में आंदोलन चलाया गया था और महात्मा गांधी की हिमालयी भूल कहा? महात्मा गांधी की हिमालयी भूल कौन सी है? महात्मा गांधी की हिमालय, आधुनिक भारत मैंने पढ़ाया है, जल्दी बोलो। महात्मा गांधी की ऐसी कौन सा आंदोलन था जिसके विरोध में उन्होंने महान क्या था? ये हमारी हिमालय पढ़ा तो है आप लोगों ने।
आधुनिक हिस्ट्री पढ़ी नहीं है? हाँ, ये नहीं पढ़ा? अच्छा, रॉलेट एक्ट पढ़ा है? रॉलेट एक्ट खोल के देख लो जाके, वहां पर कहीं लिखा है 1919 रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या चलाया था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड के समय में क्या क्या चलाया था महात्मा गांधी ने? कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। उसी को तो उन्होंने हिमालयी भूल कहा था। कैसे भूले? तो जो सिंपल चीजें वो तो याद रखो। शंका तो बहुत हो, कौन सी आप फांसी हुई जा रही है? आप रिप्लाई तो दो, सही गलत तो हम करेंगे, वो तो बताते हो। आगे चलो। अच्छा क्या हुआ? लेट हो जाते हो, 4:30 तो बजा है, अभी आधा घंटा बाकी। हाँ क्या हो? ये वहां से कहिए डिपार्टमेंट। चलिए आगे चलो। इसकी हाँ इसका लेनपुर ने कहा था। इसके डालो। इसके आगे हुमायूं के अभियान। हम तो आपको शार्ट में पढ़ा रहे हैं, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। अगर देखा जाए, राज्याभिषेक करवाने के बाद असंगठित इसको साम्राज्य मिला था, कोच भी युक्त मिला था, और इसके हुमायूं के भाई जो उसके और अफगान, गुजरात, बंगाल, जो गुजरात है, गुजरात का शासक बहादुर शाह था। जो बहादुर शाह था वो सबसे ज्यादा क्या करता था? वो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था और वो ध्यान रखता था कि हुमायूं का राज शासन हम आरत ले। ठीक, ध्यान रखना इसको। गुजरात का शासक बहादुर शाह और बंगाल का शासक नुसरत शाह, ये सदैव क्या करते थे कि ये बाबर की तरफ या कहे हुमायूं के दुर्बल होने या राज शासन को बांटने की व्यवस्था से लाभ लेना चाहते थे। हुमायूं की जो भूलें हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख भूल यही हुमायूं का जो साम्राज्य का बंटवारा करना। ठीक, अब सबसे पहले डालो हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान नंबर कितने डालो? हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान, पहला अभियान कौन सा है? हुमायूं जैसे 30 दिसंबर 1530 को उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक कराने के बाद वो कहाँ गया? सबसे पहले अपने शासन व्यवस्था को संभाल करके, क्या हुआ? शासन व्यवस्था को संभाल करके और संभालने के बाद सबसे उसने क्या किया? धीरे धीरे क्या करवाना शुरू किया कि सबसे पहले अभियान चलाने शुरू किए। पहले नंबर है कालिंजर का अभियान। कालिंजर हाँ का अभियान कब? 1531। 30 दिसंबर को तो 31 आगे चलेगा। ठीक, 1531 में जो कालिंजर है, यहाँ का शासक कौन था? शासक प्रताप रुद्र देव। ठीक, कौन? प्रताप रुद्र देव ही यहाँ के शासक थे। और ये कहाँ पड़ता है? ये कालिंजर कहाँ पड़ता है? यूपी में। नाम सुना है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का नीचे यहीं पर कालिंजर है, बुंदेलखंड। हुमायूं ने क्या किया? और ये जो कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। यहाँ पर गया कालिंजर में, और कालिंजर में प्रताप रुद्रदेव से जो पहला अभियान चलाया है, इनको अपनी अहिंसा स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं सुने। तो हुमायूं ने 1 माह तक कालिंजर के चारों तरफ घेरा डाल के बैठा रहा। 1 माह घेरा डाला, और लेकिन फिर भी उनके जो किला है, किला को तोड़ने में असफल। अंततः लास्ट में क्या हुआ? इन दोनों के, हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में संधि हो गई, और संधि हो जाने के कारण क्या ये अभियान सफल माना जाएगा कि असफल? असफल। ठीक, नीचे डालो। हुमायूं ने 1 माह का घेरा डाला। हुमायूं ने 1 माह का घेरा डाला।
और बता दें पहली बात तो यहाँ पर एक और चीज हुई थी कि जब ये हुमायूं गया था कालिंजर अभियान लेकर के, उस समय उसने कालिंजर में वहां पर मूर्तियों का भी तुड़वाया था। जो प्रताप रुद्रदेव के समय में वहां पर गया था बुंदेलखंड की पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर उसने क्या देखा था, जो देवी देवताओं की मूर्तियों को वहां पर तुड़वाया भी था। और उधर अफगान की तरफ उधर क्या हुआ, जब महमूद लोदी है, महमूद लोदी और अफगान जो महमूद लोदी उधर से इनके बाबर के या हुमायूं के क्षेत्र पर हमला करने की तैयारी में कर रहे, और ये कालिंजर के किले पर क्या किया है, घेरा डाले बैठे, तो अपना क्षेत्र बचाए कि किले को जीते, इसलिए इन्होंने संधि की थी। और संधि होने के कारण ये असफल रहे। क्या लिखा है, एक माह का घेरा डाला, अंततः दोनों में संधि हुई, अतः यह अभियान असफल रहा। नंबर 2 डालो। नंबर 2, महमूद लोदी व शेर खां से संघर्ष। महमूद लोदी व शेर खां से संघर्ष। शेर खां की जो विशेष बातें हैं, शेर खां क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बाद में बताएंगे, शेर खां पढ़ाएंगे तब। हुमायूं ने क्या किया कि जो 1532 में शेर खां और महमूद लोदी जो दोहरिया का युद्ध सुना है, यस सर, दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी और शेर खान दोनों को पराजित किया। हाँ 1532 जब इस दोहरिया के युद्ध में इन दोनों को पराजित कर दिया। अब पराजित करने के बाद उसने क्या किया, खूब विजय उत्सव मनाया। लगभग 1 से 1.5 साल का जो समय है, उसने सबसे ज्यादा क्या किया, वहीं पर समय बर्बाद किया और ऐसो आराम करता रहा, विजय उत्सव मनाता रहा। नंबर 2 डालो, महमूद लोदी व शेर खां से संघर्ष। हुमायूं ने 1532 में शेर खां व महमूद लोदी को दोहरिया के युद्ध में, लिखा दोहरिया के युद्ध में पराजित किया। जानते हो, दोहरिया के युद्ध में दोनों को पराजित करने के बाद इसने खूब धन दौलत, वहां बहुमूल्य खिलवटें खूब लुटाई, पुरस्कार दिए, घोड़े दिए, बहुत सारा धन दौलत ने पुरस्कार स्वरूप दिया। अब विजय उत्सव मनाता रहा लगभग 1.5 साल। ठीक, पराजित किया, डैश करके लिखो, आगरा में विजय उत्सव मनाया, आगरा में विजय उत्सव मनाया। अब देखो 1.5 से 2 साल तक विजय उत्सव मनाता रहा, और यही समय है ये शेर खां को अपने मजबूत करने। जब तक वो विजय मनाए, नाच गाने में लीन है, तब तक इधर वो शक्ति अपनी बढ़ा रहा है, ताकत बढ़ा रहा है लगातार। नीचे डालो, मिर्जा बंधुओं का विद्रोह। मिर्जा बंधुओं का विद्रोह, मिर्जा बंधुओं का विद्रोह 1534। अब देखो, ये तो समझ रहे हैं कि अब हमारे बराबर कोई नहीं, इसलिए विजय उत्सव खूब अफीम खाए, खूब शराब पी, खूब ऐशो आराम की और पड़े रहे। बस उसी समय शेर खां ने अपने आप को मजबूत करता है। हुमायूं ने जमान मिर्जा और सुलेमान मिर्जा को क्या किया, कन्नौज की जागीर दे दी। जो सुलेमान मिर्जा उनका चाचा है, और उसी का एक भाई है जमान मिर्जा। इन दोनों लोगों ने हुमायूं से कहा, हम इतने क्षेत्र से काम नहीं चला पाएंगे, बदख्शान का जो क्षेत्र मिला था मुझे और क्षेत्र चाहिए, तो उन्होंने कन्नौज की जागीर प्रदान कर दी। लेकिन क्या किया, दोनों ने विद्रोह कर दिया, और तब जाके हुमायूं ने इन दोनों को पराजित किया। पराजित करके मारा नहीं है, फिर से कैद करके डाला। जमान मिर्जा कैद से भाग निकल जाता है, और जब जमान मिर्जा जो सुलेमान मिर्जा का भाई होता है, वो निकल करके भाग जाता है, और भाग करके जो गुजरात के शासक, मैंने किसको बताया था, गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह से जा मिलता है, और वो शरण भी दे देता है। भाई घर का जब भेदी पहुंच जाता है, तब बड़ी बात हो जाती है। नीचे डालो, हुमायूं ने जमान मिर्जा व सुलेमान मिर्जा
जमान मिर्जा व सुलेमान मिर्जा को कन्नौज की जागीर प्रदान की। उसी में दूसरा पॉइंट लिखो, दोनों ने विद्रोह किया, हुमायूं ने पराजित कर कैद किया। जमान मिर्जा कैद से भाग निकला। जमान मिर्जा क्या लिखा है? हुमायूं ने पराजित किया, कैद किया। जमान मिर्जा, अगला पॉइंट, जमान मिर्जा कैद से भाग निकला, गुजरात के शासक बहादुर शाह से जा मिला, या गुजरात के शासक बहादुर शाह ने शरण ली। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने शरण ली। जब बहादुर शाह ने जमान मिर्जा को शरण दे दी, क्या तब हुमायूं खुश रहेगा या नाराज हो जाएगा? नाराज। तो उसने क्या किया, तुरंत गुजरात पर अभियान चलाने की कोशिश की। आगे जाओ, गुजरात अभियान 1534 से 35। गुजरात अभियान 1534 से 35। क्या डाले? ईसवी एडी डाले कि BCA डाले, एडी डाले कि BCA डाले? एडी डाले। BCA का है क्या? मतलब ईसा पूर्व, ठीक, बिफोर कॉमन एरा, ईसा मसीह के जन्म से पहले, एनो डोमिनी एडी, ठीक। जो 1500 गुजरात अभियान 1534 से 35 कहा, तुरंत चलाने की कोशिश की। कारण क्या था? कारण डाल दो। क्या कारण है? खुद ही लिख सकते हो। बहादुर शाह द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना। बहादुर शाह द्वारा जमान मिर्जा को शरण देना, यही तो कारण है। अब क्या किया? जैसे गुजरात अभियान चलाने की कोशिश की, तो जिस समय गुजरात अभियान के लिए तैयारी कर रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी बहादुर शाह ने क्या किया? उसी समय बहादुर शाह उस समय क्या जीतने पर व्यस्त था? उसने बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ का घेरा डाला। बहादुर शाह ने चित्तौड़ का घेरा डाल। जब चित्तौड़ का घेरा उसने डाल दिया और उसी समय गुजरात अभियान चलाने की कोशिश में थे, गुजरात अभियान के लिए तैयार कर रहे थे। हुमायूं ने क्या किया कि गुजरात अभियान लेकर के ये ग्वालियर कहाँ पड़ता है? MP, मध्य प्रदेश, वहां तक आ गया था। और वहीं तक, तब तक वो चित्तौड़ में कही जाती है रानी कर्णवती का नाम सुना है? रानी कर्णवती ने हुमायूं, जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ की रानी कर्णवती थी। और कर्णवती जो क्या कहा जाता है, कर्णवती ने देखा कि जो बहादुर शाह है वो हमें जीत कर ले जाएगा, लूटपाट करके ले जाएगा, इसलिए उसने हुमायूं को एक पत्र लिखा और सहायता करने के लिए उसने क्या किया? पत्र के माध्यम से राखी भेज करके सहायता मांगी। लेकिन हुमायूं ने उस राखी को स्वीकार कर लिया और सहायता करने के लिए जनवरी 1535 में वो क्या करता है? सहारनपुर, जो यूपी तक पहुंच जाता है, जो सहारनपुर यूपी में पड़ता है, सहारनपुर तक पहुंच जाता है। और तभी वो बहादुर शाह जो गुजरात में है, उस बहादुर शाह ने इनको पत्र लिख करके कहा, क्या कहा? कि हुमायूं से कहा कि ऐसा करो कि आप हम सब लोग भले लड़ो, लेकिन काफिरों की सहायता मत। काफिर मतलब जो गैर मुस्लिम होते हैं उन्हें काफिर कहा है। काफिरों की सहायता मत करो, ऐसा ना करो हम आपस में, काफिरों का सहयोग ना करो, हम आपस में लड़े या कुछ भी नहीं करें, हम आप बाद में लड़ लेना, लेकिन काफिरों का सहयोग मत। तब हुमायूं देखो ऐसा, हुमायूं ने उसकी बात मानी कि हम इस्लाम वाले हैं, हम आपस में लड़े अलग बात, लेकिन काफिरों का सहयोग नहीं करेंगे।
तो उसने बात नहीं मान ली और वो वापस चला आया। उसने क्या किया कि उनके कर्णवती की सहायता नहीं कर सका और उसने क्या किया, चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ में कर्णवती को पराजित किया। ठीक, याद रखना। नीचे लिखो, चित्तौड़ का घेरा डालो, नई लाइन लिखो। हुमायूं अपना अभियान लेकर ग्वालियर एमपी तक आ गया। हुमायूं अपना अभियान लेकर ग्वालियर ब्रैकेट में लिख लेना एमपी तक आ गया। रानी कर्णवती, कभी कभी कर्णवती भी मिलेगी, कर्णवती नाम भी मिल सकता है। ठीक, रानी कर्णवती ने हुमायूं को सहायता हेतु राखी भेजी। जानते हो, चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमजीत था। उनकी जो राजमाता थी उनका नाम है कर्णवती। सर, जो कर्णवती थी इन्होंने जौहर किया था जब युद्ध, वो यहाँ पर की बात नहीं, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कर रहे हैं। सर 2 बार शायद हुए हैं चित्तौड़ में, जो चित्तौड़ में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात उसमें तो उन्होंने किया था। आपको क्या नाम था? किसने? पद्मावती ने। हाँ, पद्मावती। और सर कर्ण एक बार पहले हुआ था और एक बार जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था अकबर के साथ, अकबर के एक बार तब हुआ अकबर, बस वही 2 बार है। एक बार जब महाराणा प्रताप ने किया था उस समय की बात है, और दूसरी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात, 2 बार। नीचे देखो, जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के शासक थे संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह का पुत्र है विक्रमजीत सिंह। ठीक, विक्रमजीत सिंह और उनकी जो राजमाता है उनका नाम है कर्णवती। कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी। चाहो तो वंश लिख लो, चाहो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। लिखो, क्या लिखा है? सहायता राखी भेजी। नीचे ध्यान देख लीजिए, चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंश के राजा संग्राम सिंह का पुत्र विक्रमजीत था। इस कठिन घड़ी में उसकी मां और राजमाता कर्णवती ने राखी भेजी। हुमायूं को कर्णवती राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, लेकिन हुमायूं कोई सहायता न कर सके। नई लाइन से लिखो, हुमायूं ने राखी स्वीकार कर, नई लाइन से कितना, हुमायूं ने राखी स्वीकार कर सहायता हेतु जनवरी 1535 में सहारनपुर यूपी तक पहुंचा। सहारनपुर ब्रैकेट में लिखना है यूपी तक, सहारनपुर यूपी तक पहुंचा। अच्छा देखो, हुमायूं ने राखी स्वीकार कर सहायता हेतु जनवरी 1535 में सहारनपुर यूपी तक पहुंचा। इसी दौरान बहादुर शाह का पत्र मिला, जिसमें लिखा था वह काफिरों का सहयोग ना करे, लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया, चित्तौड़ को जीत लिया था। ठीक, उधर बात छोड़ दो, नई लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट करके डाल देना।
हुमायूं ने अप्रैल 1535 में बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित किया। बहादुर शाह भागकर पहले कहाँ पहुंचता है? बहादुर शाह भाग करके पास जाता है मांडू कहाँ पड़ता है? एमपी। भागकर मांडू एमपी पहुंचा। अब जब मांडू में पहुंचा तो हुमायूं ने मांडू का भी चारों तरफ से घेरा डाल दिया। ठीक, घेरा डाल दिया। अब जब बहादुर शाह फिर से घिरा हुआ महसूस हुआ, तब क्या हुआ? बहादुर शाह मांडू से अहमदाबाद भागा और अहमदाबाद के बाद अंत में वो गोवा चला गया। ठीक, गोवा चला गया, वही रास्ते से तब उसने साथ छोड़ दिया। नीचे डालो क्या लिखा है? मांडू पहुंचा, हुमायूं ने घेरा डाल दिया। बहादुर शाह मांडू से अहमदाबाद, वह अंत में आपको किताबों में उल्लेख मिलेगा काम्बे द्वीप। ठीक, काम्बे द्वीप पर भाग गया और काम्बे द्वीप तक ही उसने पीछा किया है हुमायूं। उसके बाद में वो चला गया गोवा की तरफ, रास्ते में काम्बे द्वीप तक इसने पीछा किया। ठीक, क्या लिखा है? अंत में गोवा चला गया। हुमायूं ने, अब देखो बंगाल तो इसमें मिल गया। अब देखो हुमायूं ने 1536 में, नया पढ़ करके लिखना, हुमायूं ने 1536 में चंपानेर पर अधिकार कर लिया। तथा अपने भाई, इनका भाई कौन? कामराज को छोड़ दो। इस समय कामराज ताक में बैठा है हुमायूं के, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। अपने भाई अस्करी को मालवा कहाँ पड़ता है? कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी। मालवा एमपी व गुजरात का सूबेदार बनी। बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात इसके क्षेत्र में चला गया। अब वहां पर कौन? अस्करी सूबेदार। अभी नीचे लिखना, नई लाइन इंपॉर्टेंट करके। हुमायूं प्रथम शासक था जिसने गुजरात पर विजय प्राप्त अब देखो, ये तो विजय क्या करते हैं? विजय होने के बाद में उत्सव मनाने लगते हैं, अफीम खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, ऐसो आराम करने लगते हैं। उधर कुछ न कुछ बात बनती रहती। बहादुर शाह फिर से अपनी बातों को तैयारी करके फिर चल देता है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? अस्करी सूबेदारी कर रहा है। क्या हुआ? अभी 1-2 मिनट रुक जाओ, एक बात पूछ लीजिए। कुछ समय बाद क्या हुआ? बहादुर शाह ने फिर से अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण करते समय ये तो थे आगरा में, अब उधर अहमदाबाद में जल्दी पहुंचेंगे नहीं। और आक्रमण जब कर लिया तो उसने क्या किया? वो अस्करी जिसको सूबेदार नियुक्त किया था, अस्करी पहले तो उसे पकड़ लिया गया, लेकिन अस्करी वहां से छूट करके भाग गया।
अस्करी तो अहमदाबाद छोड़ कर के भाग गया, उनका क्षेत्र भी चला गया। नीचे डालो। कुछ समय बाद बहादुर शाह ने अहमदाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया। अस्करी भाग छूटा। अस्करी छूटकर भागा, ऐसे लिखो, अस्करी छूटकर भागा। थोड़ा इनका डिटेल है वो थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। साथ में चुनाव नीचे डालो, हुमायूं व शेर खां संघर्ष। हुमायूं व शेर खां संघर्ष, अब ये बताएंगे आपको। लेकिन लड़का हमने बहुत पढ़ा पाया, अब पढ़ाना आपको ज़्यादा चाहते हैं, इस चक्कर में ज़्यादा रामायण नहीं सुनाते हैं, लेकिन वो थोड़ी बात है भाई, इतिहास में है ही इतनी ज़्यादा रामायण, जितनी सुनाएंगे उतनी कम है। कोई चीज़ तुम नहीं निकालो, उसमें से कई नई चीज़ निकाल के हम आपको देंगे। चल आप पूरी बता देंगे।